एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का आपके अपने स्टडीमेंट्री यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके सामने लेके आए हैं एनसीईआरटी क्लास 10th सोशल साइंस। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। इनमें जो भी इस चैप्टर से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम आज आपके सामने इस वीडियो में लेके आए हैं। इन क्वेश्चनों को तैयार किया है सेवारत शिक्षकगण एवं उनकी टीम ने। तो यहाँ हम बात करेंगे जो आरबीएससी या फिर सीबीएसई में जो बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम यहाँ आपको बताएंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अन्य सब्जेक्ट के वीडियो अगर आपको देखने हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू कर रहे हैं। इसका आज का फर्स्ट चैप्टर रहेगा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, और इसका सेकंड चैप्टर रहेगा भारत में राष्ट्रवाद। इन दोनों चैप्टरों के क्वेश्चन आज के वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो चलते हैं फर्स्ट चैप्टर की ओर। पहला क्वेश्चन है, जर्मनी को एक स्वतंत्र राज्य कब घोषित किया गया था? 1871 ईस्वी में। यंग इटली की स्थापना की थी ज्यूसेपी मोत्सिनी ने। ज्यूसेपी मेत्सिनी ने यंग इटली की स्थापना की थी। जर्मेनिया जो है ये किस राष्ट्र का रूपक बन गई थी? तो ये जर्मनी का रूपक बन गई थी। उगते सूर्य की किरणें निम्नलिखित में से किसका प्रतीक हैं? तो वो एक नए युग के सूत्रपात का प्रतीक मानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये बात किसने कही थी? तो ये कही थी मेटरनिख ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी में राष्ट्र राज्य के निर्माण की प्रक्रिया का जनक जो है वो माना जाता है ओटो वॉन बिस्मार्क को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन की मेज़बानी 1815 ईस्वी में जो ये सम्मेलन हुआ था, इसकी मेज़बानी जो थी वो किसने की थी? वो की थी मेटरनिख ने। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन 1707 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट है, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति सन 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के साथ ही मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ज्यूसेपे मेत्सिनी ये जो था ये कौन था और कहाँ का था? तो ये इटली का एक क्रांतिकारी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन द्वारा शुरू की गई नागरिक संहिता 1804 की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन आपको करना है। तो इसकी पहली विशेषता की हम बात करें, नागरिक संहिता 1804 ईस्वी ने जन्म आधारित विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया था। कानून के समक्ष समानता और संपत्ति के अधिकार को इसमें सुरक्षित रखा गया था। इसकी दूसरी विशेषता है, शहरों में कारीगरों की श्रेणी जो है वो संघों के नियंत्रण से पूरी तरह फ्री कर दी गई, मुक्त कर दी गई। तीसरी विशेषता है, यातायात व संचार व्यवस्था में सुधार किया गया। चौथी विशेषता है, सामंती व्यवस्था को बिल्कुल ही खत्म किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियना संधि की कोई 2 विशेषताएं आपको बतानी है। तो इसकी 2 विशेषताएं हम आपको बता रहे हैं। पहली विशेषता है, वियना संधि ने यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था स्थापित कर दी थी, जिसमें पारंपरिक संस्थात्मों जो पारंपरिक संस्थाएं थी उनमें चर्च, सामाजिक भेदभाव, राजतंत्र और परिवार को बनाए रखा गया। दूसरी वियना संधि की विशेषता ये है कि वियना संधि के तहत बुर्बों राजवंश को शासन करने का पुनः अधिकार दे दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, ग्रीम जो है, ग्रीम बंधु ये कौन थे? उन्होंने जर्मन राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में क्या योगदान दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा, ग्रीम बंधु जो हैं मतलब जैकब ग्रीम और विल्हेल्म ग्रीम, ये 2 भाई थे और इन्होंने जर्मनी के निवासी ये माने जाते हैं, और इन्होंने अनेक पुरानी जो लोक कथाएँ थी उनको एकत्र किया। इन दोनों का विश्वास था कि इन्होंने जो लोक कथाएँ एकत्रित की हैं
वे बच्चों और बड़ों में समान रूप से पसंद की जाती होंगी। अगला क्वेश्चन है, रोमानीवाद से आप क्या समझते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा, रोमानीवाद एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक विशेष प्रकार की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। रोमानीवाद भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर हमेशा बल देता था। इसने एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और भाषा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाने पर इन्होंने बल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियना संधि के प्रमुख उद्देश्य आपको बताने हैं। तो 1815 ईस्वी में जो वियना संधि हुई थी उसके कुछ प्रमुख उद्देश्य यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। इसका पहला उद्देश्य था उन सभी बदलावों को समाप्त करना जो नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए थे। दूसरा उद्देश्य है भविष्य में फ्रांस की सीमाओं के विस्तार को रोकना। तीसरा उद्देश्य है नेपोलियन द्वारा बर्खास्त किए गए राजतंत्रों को बहाली करना। और इसका अंतिम और चौथा उद्देश्य है यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करना। नेक्स्ट है, रूढ़िवाद क्या है? तो रूढ़िवाद एक ऐसा राजनीतिक दर्शन है जो परंपरा स्थापित संस्थानों और रिवाजों पर बल देता है और तेज बदलावों की बजाय क्रमिक और धीरे धीरे विकास को ये प्राथमिकता देता है, रूढ़िवाद कहलाता है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोल्वेराइन के विषय में आप क्या समझते हैं? सन 1834 ईस्वी में प्रशा की पहल पर एक शुल्क संघ स्थापित किया गया था जिसे जोल्वेराइन के नाम से जाना जाता है। तो जोल्वेराइन क्या है? एक प्रकार का शुल्क है। जोल्वेराइन में अधिकांश जर्मन राज्य जो हैं वो शामिल हो गए। इस संधि ने शुल्क अवरोधों को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया तथा मुद्राओं की जो संख्या थी उनको भी घटा दिया गया और जो उससे पहले 30 से भी ऊपर थी उनको 2 कर दिया गया, मतलब उनको पूरी तरीके से घटा दिया गया। अगला इसका बिंदु है, जोल्वेराइन ने आर्थिक राष्ट्रवाद के आंदोलन को जन्म दिया जिसने उस समय में पनप रही व्यापक राष्ट्रवादी भावनाओं को मजबूत बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में काबूर की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो काबूर ने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया था। काबूर ने इटली को एक राष्ट्रीय स्वरूप देने के लिए कूटनीतिक संधियों का सहारा लिया था। उसने फ्रांस के साथ संधि की तथा ऑस्ट्रियाई साम्राज्य को पराजित किया था जो इटली के ऊपरी हिस्से में एक विस्तृत क्षेत्र पर शासन कर रहा था। इससे इसे इटली को एकीकृत करने के लिए आगे रास्ता तैयार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओट्टो वॉन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा, ओट्टो वॉन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसने 1848 ईस्वी में जर्मनी के एकीकरण के नेतृत्व को संभाला था और अपनी रक्त और लौह की नीति के द्वारा उस कार्य को पूरा किया था। इसी कारण इनको जर्मनी के एकीकरण का जनक माना जाता है। तो ये चैप्टर फर्स्ट यहाँ कंप्लीट होता है। अब चलते हैं चैप्टर सेकेंड में जिसका टाइटल है भारत में राष्ट्रवाद। पहला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का सविस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। या इसी क्वेश्चन को इस रूप में पूछा जा सकता है, नमक यात्रा को स्पष्ट कीजिए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन हम निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें दांडी यात्रा। तो दांडी यात्रा क्या थी इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी की जो दांडी यात्रा थी उसी से शुरू माना जाता है। 12 मार्च 1930 ईस्वी में गांधी जी ने अपने 78 जो विश्वस्त कार्यकर्ता थे उनके साथ साबरमती आश्रम से दांडी नामक वहाँ का एक स्थान है वहाँ से इन्होंने प्रस्थान किया था। उन्होंने 240 किलोमीटर की यह पैदल यात्रा लगभग 24 दिनों में पूरी की थी
और 6 अप्रैल को गांधी जी जो थे वो दांडी पहुंचे थे। मतलब साबरमती आश्रम से ये दांडी की यात्रा पर गए थे। और कितने विश्वस्त कार्यकर्ता के साथ गए थे? 78 कार्यकर्ता के साथ ये दांडी पहुंचे थे। और अगर हम साबरमती आश्रम से दांडी तक की अगर दूरी बताएं तो वो 240 किलोमीटर थी। और ये 12 मार्च से चले थे और 6 अप्रैल को वहाँ पर पहुँचे थे। इस कारण इनको 24 दिनों का समय इस यात्रा में लगा था। उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया। इस प्रकार उन्होंने नमक कानून का उल्लंघन किया था। तो ये दांडी यात्रा थी। अब हम बात कर लेते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रगति की। शीघ्र ही सविनय अवज्ञा आंदोलन संपूर्ण देश में फैलता चला गया और अनेक स्थानों पर लोगों ने नमक कानून को तोड़ा और सरकारी नमक जो कारखाने थे उनके सामने उन्होंने प्रदर्शन किया। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया और जो शराब की दुकानें थी उनको भी पूरी तरीके से नष्ट किया गया और बंद करवाया गया। अगला इसका बिंदु है ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति। ब्रिटिश सरकार ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को कुचलने के लिए दमनात्मक नीति अपनाई थी। अप्रैल 1930 ईस्वी में जब अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार किया गया तो गुस्साई भीड़ जो थी वो सशस्त्र बख्तरबंद गाड़ियों और पुलिस की गोलियों का सामना करते हुए सड़कों पर वो भीड़ उतर आई और इसमें बहुत सारे लोग जो थे वो मारे गए थे। अगला बिंदु है गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौते की हम बात करें तो ये मार्च 1930 को गांधी जी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच में ये समझौता होता है। इन दोनों के बीच हुए इस समझौते को ही गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते में क्या तय हुआ? इस समझौते के अनुसार गांधी जी जो थे वो लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए पूरी तरीके से सहमत हो गए थे। इसके बदले में सरकार ने राजनीतिक बंदियों को रिहा करना स्वीकार कर लिया था। यही एकमात्र ऐसा गोलमेज सम्मेलन था जिसमें कांग्रेस की ओर से सिर्फ महात्मा गांधी ने ही भाग लिया था और किसी आंदोलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन के मतलब किसी गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। अगला है असहयोग आंदोलन के कारणों का विश्लेषण आपको करना है। असहयोग आंदोलन के कारण की हम बात करें तो जनवरी 1921 में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन को शुरू किया गया। इस आंदोलन के कई कारण थे, कुछ कारण हम यहाँ आपको बता रहे हैं। पहले कारण की बात करें करों में वृद्धि, जो टैक्स थे उनको बढ़ा दिया गया। व्यय की पूर्ति के लिए ब्रिटिश सरकार ने करों में वृद्धि की, सीमा शुल्क जो था वो भी बढ़ा दिया और आयकर नामक कर नया था उसको शुरू किया। मूल्यों में वृद्धि मतलब प्रथम जो वर्ल्ड वार हुआ था उसके दौरान मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई थी, जिसके फलस्वरूप जनसाधारण का जो जीवन था वो बहुत कठिनाई से गुजर रहा था। ये भी इसका प्रमुख कारण माना जाता है। अगला इसका कारण था गाँवों में सैनिकों की जबरन भर्ती। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गाँवों में सैनिकों को जबरदस्ती सेना में भर्ती किया गया, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग थे उनमें तीव्र आक्रोश व्याप्त हो गया था। अगला कारण है गांधी जी की निराशा। प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी ने अंग्रेजों की आर्थिक और सैनिक सहायता इसी आशा से की थी कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों को स्वराज प्रदान करेगी। अगला कारण है रॉलेट एक्ट। 1919 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट पारित किया था। अगला कारण है जलियांवाला बाग हत्याकांड। अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड ने असहयोग आंदोलन को जन आंदोलन में परिवर्तित कर दिया। अगला कारण है खिलाफत आंदोलन। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। खिलाफत आंदोलन से असहयोग आंदोलन को बढ़ावा मिला। अगला कारण है गांधी जी की असहयोग अवधारणा। गांधी जी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज में यह अवधारणा दी थी कि भारतीय जो हैं वो भारत में ब्रिटिश शासन
भारतीयों के सहयोग में ही स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा था। अगर भारत के लोग अपना सहयोग ब्रिटिश शासन से वापस ले लें तो साल भर में ही ब्रिटिश शासन जो है वो तिनके की तरह ढह जाएगा और स्वराज की दोबारा से स्थापना हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का क्या योगदान था, उसका वर्णन आपको करना है। तो इसका जवाब हो जाएगा, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान गांधी जी का यही रहा था कि उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ अनेक जन आंदोलन चलाए थे। इसका पहला बिंदु है कि ब्रिटिश सरकार ने 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया था, जिसके अनुसार सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने तथा राजनीतिक बंदियों को 2 वर्ष तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद करने का अधिकार उनको मिल गया था। तो समझ गए होंगे कि रॉलेट एक्ट क्या था। इसका दूसरा बिंदु है, 1921 ईस्वी में गांधी जी ने असहयोग नामक एक आंदोलन चलाया था। इस आंदोलन के दौरान विदेशी माल का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों पर धरना दिया गया और विदेशी जो वस्त्र थे उनको जलाया गया। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज को छोड़ दिया तथा शिक्षकों ने भी त्यागपत्र सौंप दिए और इस आंदोलन में भाग लिया। अगला बिंदु है, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 कार्यकर्ताओं के साथ नमक यात्रा शुरू की थी। यह यात्रा साबरमती में गांधी जी के आश्रम से 250 किलोमीटर दूर दांडी नामक स्थान पर जाकर समाप्त होनी थी। 6 अप्रैल को गांधी जी दांडी पहुँचे और वहाँ नमक बनाकर सविनय अवज्ञा आंदोलन की उन्होंने शुरुआत की थी। अगला बिंदु है, क्रिप्स मिशन की असफलता एवं द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभावों ने भारत में व्यापक असंतोष को जन्म दिया। इसके फलस्वरूप गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया जिसमें उन्होंने अंग्रेज़ों के पूरी तरह से भारत छोड़ने पर जोर दिया। 8 अगस्त 1942 को पूरे देश में व्यापक पैमाने पर अहिंसक जन संघर्ष का आह्वान उन्होंने किया था। इसी अवसर पर गांधी जी ने करो या मरो जो नारा था वो दिया था और भारत छोड़ो के इस आह्वान ने देश के अधिकतर हिस्सों में राज्य व्यवस्था को ठप कर दिया। लोग स्वतः ही इस आंदोलन में कूद पड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट का सविस्तार पूर्वक आपको वर्णन करना है कि रॉलेट एक्ट क्या है। रॉलेट एक्ट जो है ये देश में गांधी जी के नेतृत्व में संचालित एक राष्ट्रीय आंदोलन था जिसकी बढ़ती हुई लोकप्रियता में ब्रिटिश सरकार जो है वो चिंतित होने लगी। अतः उसने आंदोलन के दमन के लिए एक कठोर कानून बनाने का निश्चय किया था। मार्च में भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद 1919 ईस्वी में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने जल्दबाजी में एक कानून पारित किया। उसी कानून को रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। फिर है, गांधी जी द्वारा रॉलेट एक्ट का विरोध क्यों किया गया। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट जैसे अन्यायपूर्ण कानून के विरुद्ध अहिंसात्मक ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे। अतः उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन चलाने का निश्चय किया। उन्होंने 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को देश भर में एक हड़ताल करने का आह्वान किया। गांधी जी के आह्वान पर देश के विभिन्न शहरों में रैली और जुलूसों का आयोजन किया गया। रेलवे वर्कशॉप में श्रमिक हड़ताल पर चले गए। दुकानों को भी बंद कर दिया गया था। अगला इसका बिंदु है, ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति। गांधी जी के आह्वान पर रॉलेट एक्ट के विरोध में लोगों द्वारा किए गए आंदोलन को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने दमनकारी नीति अपनाई थी। अमृतसर में अनेक नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। अगला इसका बिंदु हो जाएगा, 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में रॉलेट एक्ट के विरोध में एक शांतिपूर्ण जुलूस का आयोजन किया गया। पुलिस ने इस शांतिपूर्ण जुलूस पर गोलियां चलवा दी। ब्रिटिश सरकार के दमनकारी इस विरोध में उत्तेजित होकर लोगों ने बैंकों, डाकखानों एवं
रेलवे स्टेशनों पर हमला करना शुरू कर दिया। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार ने अमृतसर में मार्शल लॉ लागू कर दिया तथा जनरल डायर ने सेना की कमान जो है वो स्वयं संभाल ली थी। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में वार्षिक जो वैसाखी मेला होता था उसके आयोजन में अनेक लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए थे और शांतिपूर्ण विरोध करने के लिए वो सभी लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे। शांतिपूर्ण सभा कर रहे लोगों पर जनरल डायर के निर्देश पर सैनिकों ने अंधाधुंध गोलीबारी कर दी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों की संख्या में लोग घायल हो गए थे। तो इसी के साथ अपना आज का ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।